हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। किताब वही, लेखक विश्वनाथ जी त्रिपाठी हैं। भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में हुआ। उनकी मृत्यु 1885 में हुई। इतनी अल्प आयु में उन्होंने साहित्य की इतनी बड़ी सेवा की। उनकी रचनाओं की संख्या बड़ी है। उन्होंने साहित्य की विविध विधाओं को समृद्ध किया, अनेक विधाओं का प्रवर्तन किया। वे हिंदी साहित्य में आधुनिक युग के प्रवर्तक हुए। ये तो आप देख चुके हैं। 18 वर्ष की आयु में ही उन्होंने बंगला से विद्या सुंदर नाटक का हिंदी में अनुवाद किया। 18 वर्ष की आयु में ही। इसी समय अर्थात 1868 में उन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली। इसमें साहित्यिक रचनाएं तो होती ही थी, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विचार और टिप्पणी भी होती थी। इसी पत्रिका में उन्होंने विलायती कपड़े के बहिष्कार और की अपील और ग्राम गीतों के संकलन की योजना प्रकाशित की थी। कौन सी किताब में? कवि वचन सुधा में। 1873 में उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नामक मासिक पत्रिका निकाली। इस पत्रिका का प्रकाशन कितना महत्वपूर्ण है, यह इसी से समझा जा सकता है कि स्वयं भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में ढली। बाद में इस पत्रिका का नाम उन्होंने हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया। 1874 में उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए बाला बोधिनी नामक पत्रिका निकाली। भारतेंदु ने सबसे अधिक संख्या में नाटक लिखे और अनुवाद किया। उनके मौलिक नाटक इस प्रकार हैं: वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, चंद्रावली, विषस्य विषमोषधम, भारत दुर्दशा, नीलदेवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगिनी, सती प्रताप। अनुदित नाटकों में विद्यासुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र और भारत जननी प्रमुख हैं। बादशाह दर्पण और कश्मीर कुसुम उनके इतिहास ग्रंथ हैं। कुछ आप बीती कुछ जग बीती कहानी है। कविताओं आदि का उल्लेख पहले हो चुका है। भारतेंदु ने यात्रा वर्णन भी लिखा है। उन्होंने सुदूर देहाती क्षेत्रों की यात्रा बैलगाड़ी से की। कहा जाता है कि 1865 में उन्होंने जगन्नाथपुरी की जो यात्रा की, उसका उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उनका परिचय बंगाल के नए साहित्यिक आंदोलन से हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र अत्यंत जीवंत और मित्रपरायण व्यक्ति थे। उनकी जिंदादिली की कहानियां साहित्य क्षेत्र में ही विदित नहीं है, अनेक कहानियां काशी के लोक जीवन में भी प्रचलित हैं। उन्होंने जैसे समान धर्म साहित्यिक एकत्र किए, उन्हें प्रोत्साहित किया और उनकी रचनाएं छापी। इसलिए भारतेंदु युग में एक भारतेंदु मंडल भी था। भारतेंदु हरिश्चंद्र काशी के अत्यंत समृद्ध परिवार में उत्पन्न हुए थे। कहा जाता है कि स्वयं काशी नरेश इनके यहाँ आया करते थे। उनका जीवन राजसी विभव का था, किंतु भारतेंदु ने धन की सदैव उपेक्षा की। वे महान दानी थे। उनका अंतिम समय अभावग्रस्त था। भारतेंदु महान साहित्यकार ही नहीं थे, महान मानव भी थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र राष्ट्रीय विचारों के देश प्रेमी व्यक्ति थे। उनका साहित्य साम्राज्यवाद का विरोध करता है, देश की विषमता का चित्रण करता है, उसकी पीड़ा व्यक्त करता है और उस विषमता को दूर करने के लिए प्रेरणा देता है। भारतेंदु के साहित्य में भक्ति रीति और आधुनिक धाराएं हैं, किंतु उनका ऐतिहासिक महत्व आधुनिक साहित्य की प्रवृत्ति के रूप में है, क्योंकि नए बोध पर आधारित यह धारा ही विकासशील थी। इन्हीं गुणों के कारण आधुनिक साहित्य के प्रारंभिक दौर को भारतेंदु युग कहा जाता है। परवर्ती हिंदी साहित्य का विकास जिस जिस दिशा में हुआ, उस पर सबसे पहले भारतेंदु और उनके सहयोगी रचनाकार चले थे। प्रताप नारायण मिश्र 1856 से 1894। प्रताप नारायण मिश्र को भी केवल 38 वर्ष की आयु मिली थी। अत्यंत विनोदी जीव थे। ब्राह्मण पत्रिका निकालते थे। मनमोजीपन उनकी रचनाओं विशेषतः निबंधों में दिखाई पड़ता है। कुछ निबंध गंभीर ढंग से भी लिखे हैं। उन्होंने कलिकोतिक रूपक तथा संगीत शाकुंतल, भारत दुर्दशा, हटी हमीर, गोसंकट, कली प्रभाव, जुआरी खुआरी नाटक लिखे।
उन्होंने दैनिक जीवन की घटनाओं पर, नए फैशन पर अनेक कविताएं लिखी। उनकी कविताओं का महत्वपूर्ण अंश वह है जिसमें उन्होंने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समस्याओं का नए बोध के साथ चित्रण किया है। कविताओं के लिए आह्ला, लावणी जैसे लोक प्रचलित काव्य शैलियों का उपयोग किया है। बालकृष्ण भट्ट 1844 1914। बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप नामक पत्र निकालते थे। वे निबंधकार, समीक्षक और नाटककार थे। कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, चंद्रसेन आदि नाटकों की रचना की। भट्ट जी ने कुछ बंगला नाटकों का हिंदी में अनुवाद भी किया। उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन 1855 से 1922। प्रेमघन जी काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु को अपना आदर्श मानते थे। ये कलात्मक एवं अलंकृत गद्य लिखते थे। ये आनंद कादम्बनी नाम की पत्रिका निकालते थे। बाद में उन्होंने नागरी नीरद नामक पत्र भी निकाला। प्रेमघन जी निबंधकार, नाटककार, कवि एवं समीक्षक थे। भारत सौभाग्य तथा प्रयाग रामागमन उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। प्रेमघन ने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है। भारतेंदु युग के अन्य उल्लेखनीय साहित्यकारों में लाला श्रीनिवास दास 1851 से 1887, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित राधाचरण गोस्वामी आदि प्रमुख हैं। भारतेंदु युगीन चेतना का विकास 1900 से 1920। द्विवेदी युग। भारतेंदु उनके समान धर्म रचनाकारों द्वारा हिंदी साहित्य में जिस आधुनिकता का प्रवर्तन हुआ उसके प्रभाव से काव्य भाषा गद्योन्मुख हो रही थी, यद्यपि वह ब्रज भाषा ही बनी हुई थी। पुराने काव्य रूपों का पुनः प्रचलन और नए काव्य रूपों का प्रारंभ हो रहा था। गद्य पहली बार साहित्य का प्रधान माध्यम बन रहा था और साथ ही साथ कविता की भाषा भी गद्य की ओर झुक रही थी। मुगल साम्राज्य के अंतिम दिनों में असुरक्षा के कारण व्यापारी, शायर, कलावंत आदि उत्तर भारत में फैल गए। दक्षिण भारत में हिंदी या हिंदवी ने मोहम्मद तुगलक के समय से ही जड़ पकड़ ली थी। इस प्रकार खड़ी बोली हिंदी लगभग समूचे भारत और विशेषतः उत्तर भारत की सामान्य बोलचाल की संपर्क भाषा बन गई थी। आधुनिक साहित्य की लोकोन्मुखता एवं यथार्थ बोध का आग्रह था कि सामान्य बोलचाल की भाषा अर्थात खड़ी बोली काव्य भाषा हो। ब्रज भाषा काव्य की सुदीर्घकालीन परंपरा थी। काव्य रसिकों में परंपरागत संस्कार थे, अतः ब्रज भाषा के समर्थकों ने खड़ी बोली में काव्य रचना का विरोध किया। ब्रज भाषा पिछले लगभग 200 वर्षों से प्रधानतः नायिका भेद, नक्षिक वर्णन एवं दरबारी काव्य की भाषा बनी हुई थी। 1900 से प्रारंभ होने वाली साहित्यिक प्रवृत्ति रीतिकालीन दरबारीपन के विरोध में थी। हिंदी साहित्य प्रधानतः उस राष्ट्रीय स्वाधीन चेतना का सहचर बन गया जो साम्राज्यवाद के साथ सामंतवाद का भी विरोध कर रहा था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर में भारत में दूरगामी परिवर्तन हो रहे थे। देशी पूंजीवाद विदेशी साम्राज्यवाद की बाधाओं के बावजूद उदित हो चुका था। तिलक की गिरफ्तारी पर बंबई के मजदूरों ने हड़ताल की। 1907 में सरस्वती में हड़ताल पर एक लेख छपा। 1904 में एशिया के देश जापान ने जब यूरोप के जार शासित रूस से को लड़ाई में पराजित किया तो भारत में उत्साह का संचार हुआ। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला। इसी समय तिलक ने स्वाधीनता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा दिया। ये चेतना पूरे देश में फैल गई। तिलक ने गीता रहस्य में महान भारतीय ग्रंथ गीता के कर्मयोग का प्रतिपादक ग्रंथ बताया। तिलक की इस पुस्तक का भारतीय मानस पर गहरा प्रभाव पड़ा। आगे चलकर रामचंद्र शुक्ल ने जिस कर्म सौंदर्य के उदाहरणों को प्रस्तुत किया वह इसी कर्मयोग से संबंधित है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संपत्ति शास्त्र नामक एक पुस्तक 1908 में प्रकाशित की जो भारत की आर्थिक राजनीतिक यथार्थ का अभूतपूर्व चित्र प्रस्तुत करती है। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में किए गए कार्यों की गूंज यहाँ सुनाई पड़ रही थी। जिसे हमने स्वाधीन चेतना कहा, उसके निर्माण की प्रक्रिया में इन घटनाओं का योगदान है। आधुनिक हिंदी साहित्य को समझने के लिए स्वाधीन चेतना को समझना बहुत उपयोगी है। वस्तुतः इसी शब्द के सहारे हम इस काल की सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक चेतना को समझ सकते हैं। स्वाधीन चेतना का आधार ज्ञान है। भारतेंदु युग से हिंदी साहित्य की ज्ञान साधना का नया दौर आरंभ हुआ। साहित्य में ज्ञानाश्रित बोध एवं विवेक के बूते प्राचीन साहित्य का पुनः परीक्षण आरंभ हुआ। प्राचीन साहित्य की प्रशंसा ही नहीं, उसकी आलोचना भी आरंभ हुई। समकालीन साहित्य को बोध या विवेक निर्देशित करने लगा। ये निर्देशन भाषा के क्षेत्र में बहुत खुलकर सामने आया। इस कालखंड में नई जानकारियों का संचय, भाषा की व्यवस्था और रीतिवाद का विरोध साहित्यिक सक्रियता के प्रमुख क्षेत्र हैं। इस कालखंड को आचार्य महावीर प्रसाद के नाम पर द्विवेदी युग कहा जाता है।
वे साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष मानते थे। वे भाषा और साहित्य के व्यवस्थापक थे। उन्होंने सरस्वती पत्रिका को व्यवस्थापन का माध्यम बनाया। भारतेंदु युग में गद्य लेखन जोर शोर से शुरू हो गया था, किंतु खड़ी बोली में हिंदी गद्य का स्वरूप नहीं स्पष्ट हुआ था। खड़ी बोली में हिंदी गद्य का स्वरूप नहीं स्पष्ट हुआ था। उसमें बोलियों के प्रयोग तथा अरबी फारसी अंग्रेजी संस्कृत के प्रयोग धड़ल्ले से पृष्ठ होते जा रहे थे। इससे हिंदी गद्य की रूप हानि होती थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने विभक्ति और विरामादि चिन्हों के प्रयोग एवं समानार्थक अनेक रूपों के व्यवहार से उत्पन्न अस्पष्टता को दूर करने का प्रयास किया। पंडित रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में, सरस्वती के संपादक के रूप में उन्होंने आई हुई पुस्तकों के भीतर व्याकरण और भाषा की अशुद्धियाँ दिखाकर लेखकों को बहुत कुछ सावधान कर दिया। यद्यपि कुछ हठी और अनाड़ी लेखक अपनी भूलों और गलतियों का समर्थन तरह तरह की बातें बनाकर करते रहे, पर अधिकतर लेखकों ने लाभ उठाया और लिखते समय व्याकरण आदि का पूरा ध्यान रखने लगे। गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के सुप्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। हिंदी के प्रचार कार्य में वृद्धि होने के साथ साथ भाषा की एकरूपता की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी थी। धन्यवाद।